अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज का दिन इस हवाले से नहायत खुशाइंद है कि 28 मई के बाद आज वो पहला दिन है कि जब पाकिस्तान में मुल्क भर में जो रजिस्टर्ड कोरोना मरीज़ों की तादाद रही है गुज़िश्ता 24 घंटों में वो 2000 से कम रही है। बिल्कुल, साथ में शफात जो अमवात की तादाद है वो भी कम होती जा रही है, और अल्लाह करे कि ये सिलसिला ऐसा ही रहे और आगे जाते जाते ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए और तमाम तो लोग महफूज रहें। लेकिन डॉक्टर्स जो इससे कह रहे हैं वो थोड़े बहुत बरक्स इससे कह रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि आप एहतियात करें, क्योंकि समहाउ शफात अब टेस्टिंग भी लोग जिन लोगों में अलामात होती हैं वो भी टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे। तो ये मत समझिएगा कि जी कोरोना का खौफ टल चुका हुआ है तो अब हमें टेस्ट भी नहीं करवाने और अब हम आराम से बगैर मास्क के घरों से बाहर निकल सकते हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम आयद किया कि जी डेलिबरेटली कम टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये तासुर कायम किया जा सके कि कोरोना अब जा चुका है। बहुत कुछ है जी आज के शो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए। JIT का उज़ैर बलोच का जो मामला है उसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन ऐसे ही करना है डिस्कस। नहीं, ऐसे डिस्कस तो नहीं करेंगे। आपको पता है कि पहले वो जो अहम चीज़ जो कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत, हस्बे सादिक होती है और वो है टॉप स्टोरी। जी, तो अभी आपने जानी कि टॉप स्टोरीज क्या हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सियासी मौसम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई है वो हर गुज़िश्ता दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ कल धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि PTI हुकूमत तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। मनाजरे का चैलेंज किया उन्होंने, सेकंड्स गिनवाए, तकरीबन 10.2 मिलियन सेकंड्स हो चुके हैं, मिनट्स गिनवाए, 572 घंटे गिनवाए और उसके बाद अपना चैलेंज एक बार फिर ताज़ा किया कि NICVD जैसा एक अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में दिखाया जाए। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इमरान खान का वजीर रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका है। PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। KPK ने तो करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता। सिलेक्टर्स है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। अलीमा खान आप भूल गए हो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं। जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था, अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया और अब वो भी भगोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में। अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कंट्रैक्टर है BRT का, पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जवाब दिया। कहा कि कोई जमहूरी तरीके से आया हो तो उसको मालूम हो कि हम आवाम और मीडिया को जवाब दें। पर्ची वाले फर्जंद को कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की वो सियासी कारकुन की गुफ्तगू नहीं थी। क्या कहा मुराद सईद ने, आपको ज़रा वो भी सुनवाते हैं। पर्ची वाले चेयरमैन हूँ, जो गुफ्तगू थी वो सियासी वर्कर की बिल्कुल नहीं थी। मीडिया के ऊपर आज अटैक किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। जिस करप्शन के पैसे से इनकी परवरिश हुई और इनके घर के अखराजात भी चलते हैं, तमाम चीज़ें छुपाने के लिए आज उसने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि इंसान बनो। अगर कोई जमहूरी तरीके से आया हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर रहा हो, तो उसको पता होगा कि हाँ हम आवाम को, कौम को, मीडिया को जवाब दे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान बहुत ख़राब थी। जो बातें उन्होंने वजीर आज़म और उनकी हमशीरा के हवाले से की वो उनकी मजम्मत करते हैं। उनका क्या कहना था ये भी आपको सुनवा देते हैं। की जो बातें उन्होंने की, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हमशीरा के बारे में, उनकी हमशीरा का सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहूँगा कि एक बहुत नीच हरकत है, को बड़ा सीरियसली कंडेम करते हैं। खान साहब पे आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं सिवाय करप्शन के। वो एक
सियासी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उनकी फैमिली पे काफ़ी सवालात हैं, वो उनका जवाब दें बजाय इसके कि वो ऊट पटांग बातें करें। खान साहब पे कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है सिवाय करप्शन के। जब से पीआईए वाला मामला शुरू हुआ है, पीआईए के मामले के दौरान साबका हुकूमतों पर बड़ी तनकीद की गई है और इसी तरह मुशाहिदुल्लाह खान साहब पे भी तनकीद की गई जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक है। वो भी कल उन्होंने भी अपना जवाबिया जो है ना वो रजिस्टर करवाया और उन्होंने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा कि पीआईए में मेरा एक रिश्तेदार साबित कर दे, सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज पीआईए में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूं। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए, एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। अब यहाँ पर हो शफात ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुहासरा ये शुरू होगी है, नून लीग ने भी जैसे भी देखा अपने एक तरह से हिस्सा डाल दिया। जो अवाम के जो बेसिक मसाइल हैं वो लगता है कि नज़रअंदाज हो रहे हैं। चीनी की कीमत फिर बढ़ गई है, जिस हवाले से नोटिस लिया गया था, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जी एक चीनी की कीमत कम हो जाए, आटे की कीमत भी बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, तो अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि भाई हमारे मसाइल झूके तो वहाँ पे खड़े हैं, इनफैक्ट वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। जी जनाब, और इमरान खान साहब की जानिब से बार बार वार्निंग दी जा रही है, बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है अगर आपने अपने रवैये को चेंज ना किया तो आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बात की जा रही है, लेकिन चीनी की कीमत 2 रुपये मज़ीद बढ़ जाती है। इस मामले को भी ज़रा आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। एक और मामला जो कल सामने आया वो उज़ैर बलोच का 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाने वाला बयान था। ये वही बयान है जो बाद में असम्बलीज़ में भी जिसकी गूंज सुनाई थी और बाद में हमने इसको टेलीविज़न अपनी स्क्रीन पे भी जो है ना बड़ा डिस्कस होते हुए देखा। बिल्कुल जी, और उज़ैर बलोच अपने इसी 164 के इकबाली बयान से मुकर गए हैं और समाअत के दौरान रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच के इतराफ़ी बयान को केस का हिस्सा बनाने की सदा की थी। मुलजिम उज़ैर बलोच का ये दावा था कि उसको कोई इतराफ़ी बयान नहीं हुआ और जज ने रिमार्क्स दिए कि आपका मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ, इस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे कि कोई ट्रायल ही नहीं हुआ था। मुलजिम ने दावा किया कि मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, उसके साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने मुलजिम से कहा कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए? उज़ैर बलोच ने कहा उसने कोई कत्ल नहीं किया। अदालत ने लंदन में मुकीम मुलजिम हबीब जान बलोच समेत गैंग वॉर के दीगर अहम कारिंदों को भी इश्तिहारी करार दिया। इसी हवाले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और सीनियर वकील रशीद ए रिजवी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिजवी साहब 164 के मुताबिक उज़ैर बलोच का रिकॉर्ड किया गया बयान, बड़ी गूंज सुनाई दी उसकी, अब वो मुकर गए हैं जनाब उस बयान से, क्या हैसियत रह गई है उनकी? देखें, ये स्टेटमेंट होते हैं 164 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने। इसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस पे बड़ी मिसालें हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं कि किस अंदाज में लिया जाए, इसमें पुलिस रूल्स भी हैं। तो अगर उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है और प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देती है कि ये वॉलंटरी है तो उसकी एक कानूनी हैसियत है, वरना तो अमूमन एक्यूज़ इसको इनहराफ करते हैं कि जी उन्होंने ये बयान कभी नहीं दिया है और फिर ये बर्डन प्रोसिक्यूशन पर आता है कि ये वॉलंटरी है या नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो कानून की हिदायत है के मुताबिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया। उसमें एक शर्त ये भी होती है कि रिक्वायरमेंट के बाद जुडिशल कस्टडी हो जाएगी। अब इसमें देखना ये है कि क्या उनको जुडिशल कस्टडी की थी या वापस ही उन्होंने GIT के कस्टडी के हवाले कर दिया था। तो बहुत से सवालात हैं जो इसकी लीगल पेचीदगियाँ में आएगा, वो देखना पड़ेगा और फिर कह सकते हैं कि ये उन पे पाबंदी है या नहीं है। इससे हट के भी
प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना पड़ता है, कन्फेशन हुआ भी। अच्छा रज़ी साहब, ये कहेगा कि उज़ैर बलोच का अपने बयान से मुकर जाना ही इस पूरी समात का, इस पूरी फाइंडिंग्स का, इस पूरी JIT पर ये किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है? ये देखें, ये तो एक हकीकत है और इसको प्रोसिक्यूशन भी इनकार नहीं कर सकती है कि ये जो 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ था, उस वक्त पुलिस कस्टडी थी उज़ैर बलोच की, वो पुलिस कस्टडी में थे। आज तक वो, इसको 2-2.5 साल का वाक़या गुज़र चुका है, आज तक वो पुलिस कस्टडी में है। तो एक शक व शुबा की निगाह से तो अदालतें इस किस्म के बयानात को देखती हैं कि जिसमें पुलिस कस्टडी से मुल्ज़िम आया हो और उसका बयान 164 का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ और वापस उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था, तो ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट होता है जिसको कोर्ट 100% रिलाय नहीं करती है कन्विक्शन के लिए। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि उज़ैर बलोच के ऊपर जिन लोगों के कत्ल के इल्ज़ामात हैं, बाबा लाडला, साकिब बॉक्सर, जवाद लंगड़ा, शाहिद मिक्स पति, दीगर कई अफराद हैं जो कि इस लियारी गैंग वॉर में मारे गए। इन सारे मामलात को देखें तो फिर अदालत किस तरह से इश्तिहारी करार दे सकती है उज़ैर बलोच को? अब ये काम प्रोसिक्यूशन का है। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन वेल ट्रेंड नहीं होती है, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है, इनका कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कोई जैसे जजों की जुडिशल एकेडमी है जहाँ उनको रिटायर्ड जजेस पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो ये अपने एक्सपीरियंस पे सारा काम करते हैं। ये इन्हें देखना चाहिए, इन्हें इन चीज़ों की सामने देखना पड़ेगा कि अब इसकी लीगैलिटी क्या है कि इतने वाक़यात के बावजूद, इतने अमवात के बावजूद, इतने को एक्यूज़ के मरने के बाद या विटनेसेस के मरने के बाद केस की क्या नौयत है, ये तो प्रोसिक्यूशन को देखना चाहिए ना। एक बात तो समझ में नहीं आती है कि ये प्रोसिक्यूशन रियासत की ज़िम्मेदारी है। 3-3 साल, 4-4 साल से JIT हो गई हैं, लेके रिपोर्ट बैठे हुए हैं, ना सूबाई हुकूमत, ना ही कोई और इदारा इन्वेस्टिगेशन का या सिक्योरिटी एजेंसी इस पर काम करती हैं कि इन मुकदमात को सामने लाएं। एक और JIT हुई है जो कराची बदअमनी केस जब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त हुई है अजमल पहाड़ी की। उसमें उन्होंने 97 लोगों को मारने का इकरार किया था और नाम पता और जो लोग उसमें सहूलतकार हैं वो भी हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे समझ से बालातर है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत का मतलब है कि जो हुकूमत इक़्तिदार में है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को मंतकी अंजाम बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, हमें बता रहे थे। वाकई एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि अगर एक शख्स एक तरफ बयान देता है कि जी मैं 198 कत्ल का एतराफ़ करता हूँ, अगले दिन आके मुकर जाता है, तो रियासत के पास और अदालती सिस्टम के पास कोई तरीका ही नहीं है उसको निगेट करने का या उसको कहने का कि भाई आप क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। खैर जी, आपने बात बिल्कुल सही की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी खबर भी है शफात लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कल वसीम बदामी साहब के शो 11th आवर में डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बताया है कि पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन की तैयारी में काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है और चीनी कंपनी के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा भी तय पा गया है। सिर्फ और सिर्फ ड्रैप से मंजूरी बाकी है। डॉक्टर अताउर रहमान की प्रोग्राम 11th आवर में, 11th आवर के बाय द वे कल 10 साल पूरे हुए थे, तो बड़ी अच्छी बात है कि जी 10वें सालगिरह पे वसीम बदामी हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं डॉक्टर अताउर रहमान के तवस्सुत से। और डॉक्टर अताउर रहमान ने कल वसीम बदामी के शो में बताया कि मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान में फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि ट्रायल्स कामयाब रहेंगे और पाकिस्तान में 6 से 8 महीने में वैक्सीन मैसर होगी। उनका साथ में भी कहना था कि दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहां कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। न्यूज़ आपको मैं देख के पाकिस्तान में एक इसके वैक्सीन जो है उसके ऊपर एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मुआहदा साइन हो गया है अब, और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू होने जा रहे हैं।
ड्रैप के पास एप्लीकेशन चली गई है और जैसे ही ड्रैप अप्रूवल देता है तो बहुत बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। ये कराची यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिससे एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का। और जैसे ड्रैप से अप्रूवल होता है तो फिर पाकिस्तान में वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ, और फिर मुनासिब कीमत पे भी वायदा किया जा रहा है कि मुनासिब कीमत पे अवेलेबल हो जाए। तो दिस विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान के हमारे यहाँ बाकायदा वैक्सीन्स के ऊपर पूरे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स इंशाल्लाह जैसे ही ड्रैप का अप्रूवल आता है तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर नेशन वाइड क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन पे शुरू हो जाएंगे। दुनिया में कोई 100 कंपनियों से ज़्यादा हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। 10-15 कंपनियां ऐसी होंगी जो कि वैक्सीन लेके मार्केट में आएंगी, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में इंशाल्लाह एक लीडिंग मुल्क होगा जहाँ पे वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल्स होकर चाइना के साथ मिलके और यहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। बहुत कामयाब हुए हैं, फेज 1 और फेज 2 हो चुके हैं, फेज 3 चाइना में होने बाकी हैं। पाकिस्तान में फेज 1 होगा, उसके बाद फेज 3 होगा। तो इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर ये ट्रायल्स चाइना में भी कंप्लीट हो चुके होंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर के अंदर ये सबसे अहम जो चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन ही होगी। तो बड़ी अच्छी खबर है शफात कि एक तो वैक्सीन भी तैयार हो रही है, दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो भी कम रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर वही दिस इज हाउ यू नो मुनासिबली पुट इट, कम केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से बड़ा खुल के कहा कि नहीं जी डेलिबरेटली कम टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन बहरहाल अगर पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सिंध तकरीबन को 12,000 पे है, पंजाब को तकरीबन 5,000 पे है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तकरीबन 4,000 टेस्ट्स पर मिलियन पॉपुलेशन पे है। ये तासुर अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी कमी हो रही है और अब वो रिपोर्ट भी कम रहे। बिल्कुल शफात, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में काफ़ी कमी वाक़ हो रही है, और वहाँ पर आवाम में एक क्या सराई पाई जाती है कि हुकूमत की तरफ से टेस्ट कम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो केसेस हैं ये कम सामने आ रहे हैं। और कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी की असल वजूहात क्या हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं। जी हसन, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन कमी होती जा रही है, पूरे मुल्क में ही अगर बात करें तो केसेस की तादाद के साथ साथ शरह अमवात में भी कमी होती जा रही है। पंजाब में भी दिन ब दिन कोरोना वायरस के जो मरीज़ों की तादाद है वो कम होती जा रही है। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जो क्या सराहियाँ हैं लोगों की कि आपने सैम्पलिंग कम कर दी है जिसकी वजह से केसेस तो ऑटोमेटिकली कम होंगे, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक सैम्पलिंग का ताल्लुक है, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, बाकायदा एक एडवाइजरी है जिसके बेसिस पे जो सिम्टोमेटिक लोग हैं, यानी जिनको सिम्टम्स हैं या जिनको तकलीफ़ है, उनके आप टेस्ट करिए, और उनके फिर कॉन्टैक्ट्स जो हैं ना, जो उनके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं या जो दोस्त अहबाब हैं जिनसे वो मुलाकात की है, उनके आप कांटेक्ट करें। अगर मैं 11 जून की बात करूं तो उस दिन 1106 मरीज़ थे मेरे पास जो सीरियस पेशेंट्स थे या ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, और कल रात की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 240 पेशेंट थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों की तादाद कम होती चली जा रही है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वबा चली गई। जिस तरह से ईद पे हमें एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था बाद में, क्या ईद उल अज़हा पे भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है? हिफाजती तदाबीरें तो हम ले रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारी मंडियाँ हैं वो सारी जो हैं वो लाहौर की हदूद से बाहर बनाई गई हैं, इसी तरह बाकी शहरों में भी शहर के हदूद से बाहर बनाई गई हैं, ज़्यादा बनाई गई हैं ताकि कम रश हो। और लेकिन ये है कि हम नहीं चाहते कि जो लोगों ने सारे साल मवेशी अपने पाले हैं उनको इस वक्त बेचने का मौका ना मिले, बिकॉज़ वही उनका तरीका है पैसे कमाने का, तो उसके लिए हमने इंश्योर किया है। लेकिन लोगों को अब तो समझ आ जानी चाहिए पिछले 4 महीने के अंदर कि एक बदएहतियाती करने से कितना बड़ी तादाद मरीज़ों की जो है वो इंतकाल की है, कितने लोग बीमार हुए और कितने सख्त बीमार हुए। इन चीज़ों पे तो हम खुद एहतियात करेंगे तो हालात दिन ब दिन बेहतर होंगे। क्या आप समझते हैं कि दिसंबर से पहले कोरोना ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो की तरफ आ जाएगा? देखिए, मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह उससे पहले ही हो जाएगा। अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार कर ही रखें तो उससे पहले हो जाएगा। लेकिन फिर आप जिस तरह हमने डेंगू के साथ ज़िंदा रहना सीखा है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तो हमें भी कोरोना के साथ उसी तरह ज़िंदा रहना सीखना पड़ेगा।
ARY ग्रुप के सदर और CEO सलमान इकबाल का एक और वादा पूरा। कोरोना के खिलाफ मुहिम के दौरान 15,000 टेस्टिंग किट्स इंडस अस्पताल कराची को फराहम कर दी गई हैं। इंडस अस्पताल कोरोना वबा से निपटने के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है। जनाब, इंडस अस्पताल के CEO अब्दुल बारी साहब ने इस हवाले से सलमान इकबाल साहब का शुक्रिया भी अदा किया। और जो ये 15,000 इंस्टेंट टेस्टिंग किट्स हैं, 10 मिनट के अंदर ये बता सकती हैं कि जो शख्स जिसका सैंपल लिया गया है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है और ARY इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता आया है। एक और अहम खबर की तरफ आपको लेकर चलते चलें। सादकाबाद के हक टाउन में मुलजिम ने 4 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम बच्चों को पढ़ाता था और हिरासा करने पर वालिदैन ने मना कर दिया, जिस पर मुलजिम बुर्का पहनकर आए और गली में मौजूद बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, इस तरह का ये हक टाउन का वाक़या है कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था कि बच्चों को इसने हरासमेंट की, जिसकी वजह से वालिदैन ने इसको रोक दिया कि आंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। और आज ये बुर्का पहन कर आया और इसने आकर बच्चों के ऊपर तेजाब फेंक दिए और अहले मोहल्ला जो है उन्होंने इसको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जख्मों की नौयत क्या है? जो बच्चे जख्मी हुए हैं उनकी क्या जख्मों की नौयत है? उनके ऊपर तेजाब फेंका है। 2 बच्चों के जो तेजाब है वो ज़्यादा फेंका गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक है, और 2 बच्चों पर थोड़ा सा कम तेजाब है। उन सबको तहसील हेडक्वार्टर सादकाबाद मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। बिल्कुल जी, और ब्रेक के बाद आपको बताते चलें क्योंकि अब ईद उल अज़हा आने वाली है और मुल्क भर में मवेशी मंडी का इंतजाम भी किया जा रहा है, मवेशी मंडियाँ लगाई भी जा रही हैं। तो कल NCOC का एक अहम इजलास हुआ था और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि ईद उल अज़हा के लिए मुल्क भर में लगाई जाने वाली जो मवेशी मंडियाँ हैं, इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। और मजमूई तौर पर आपको बताते चलें कि मुल्क भर में तकरीबन 700 के करीब मवेशी मंडियाँ जो हैं वो अब तक लगाई जा चुकी हैं। जी जनाब, और सुबह 6 से शाम 7 तक आप जाएं और जानवर की ख़रीदारी कर सकते हैं। बाद में ज़ाहिर है बकरों ने, गाय भैंसों ने रेस्ट भी करना होता है, तो थोड़ा सा उनके भी आराम का ख्याल रखें और कोशिश करें कि रात के वक्त मंडियों में ना जाएं। तो जनाब, अब जो आपके पास जो मंडियां हैं उनमें जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं वो भी आपने फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे लें और टूर पे और जाएं और वहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो है जिन लोगों ने कुर्बानी में हिस्सा डालना है वो लोग जा सकते हैं, या वो लोग जो कि कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते। अब आती है बात जनाब ईद की नमाज की। तो ईद की नमाज से क्या प्लान होगा? वही जो ईद उल फितर पे प्लान था। जिस तरह ईद उल फितर की नमाज जो है वो फॉलो की गई थी, उसी तरह इस ईद की नमाज भी फॉलो की जाएगी। बिल्कुल जी, और कल के इस इजलास में वफाकी वजीर असद उमर साहब कहते हैं कि देही इलाकों से शहर में जानवर फरोख्त करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इसलिए मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर लगाई जाएंगी और जानवरों को शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। मुख्तलिफ शहरों में डिफरेंट किस्म की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है, तो इस हवाले से बात करें कामरान पंकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो मवेशी मंडियाँ जो लगाई जा रही हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोरोना वबाओं से बचाव के लिए क्या इंतजाम कर रही है? क्योंकि अभी भी खौफ तो है और बिल्कुल कोरोना वायरस अभी भी एग्जिस्ट तो कर रहा है। जी आयशा, आपका शुक्रिया। जैसे आपने अभी बात की कि NCOC में कुछ फ़ैसले हुए हैं कि एक तो शहरों से मंडियाँ दूर लगेंगी, एक बुज़ुर्ग और जो यंग बच्चे हैं उनका दाखिला मना होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की महकमा बल्दियात और जो रिलीफ डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने हैंड डिसइंफेक्शन का बंदोबस्त किया हुआ है, जानवरों को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, उधर जो है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है, कैसे क्लिनलीनेस का बंदोबस्त रखना है। हमने सारे जो SOPs हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट जो NCOC के गाइडलाइंस थे और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की महकमा बल्दियात और रिलीफ डिपार्टमेंट ने जो SOPs हमें दिए थे
تو یہ ہم نے کافی قبل از وقت اس کی تیاریاں شروع کی تھی، کیونکہ پچھلے جیسے آپ کو یاد ہے عید الاضحیٰ کے اوپر یا رمضان میں بھی اس میں کیسز کا بہت زیادہ سپائک بڑھ گیا تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت پہلے سے تیاریاں کی تھی، بلکہ شہروں کے اندر کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، تو شہروں میں مکمل طور پر پابندی ہوگی مویشی منڈیوں کی، اور جو شہر سے باہر بھی لگیں گی ان کی بھی ہم ان ایڈوانس ان کی رجسٹریشن اور جو این او سی کا پورا سسٹم ہے اور ادھر جو ایس او پیز ہے ان کو فالو کرنے کا یہ ایس او پیز ہم اس فالو کو پہلے کروانا سے بہت انشور بڑا کریں۔ ٹاسک ہوگا۔ کامران صاحب اسٹوڈیو سے مدیحہ نقوی بات کر رہی ہوں، یہ کہیے گا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے ہم نے ڈفرینٹ جو شہروں میں جو مویشی منڈیاں جو لگائی گئی ہیں وہاں سے اپنے نمائندوں کو لیا تھا۔ پشاور میں جو صورتحال تھی وہ کافی زیادہ پریشان کن تھی، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے نہ ماسک پہنا ہوا تھا، وہ خیال ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ اس چیز کو انشور کیسے کریں گے کہ جو لوگ ہیں جو آ رہے ہیں مویشی خریدنے کے لیے وہ ایس او پیز کو فالو کریں؟ دیکھیں 3 لیئرز کے اوپر ہم اس کو انشور کروائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو سب سے پہلا جو منڈی کی انتظامیہ ہے، جو کہ اگر جو پرائیویٹ لوگ ہیں یا جن لوگوں نے منڈی کو مینیج کرنا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایس او پیز کو انشور کروائے۔ فار ایگزامپل ہم 3 میجرز کو تو بالکل اس کے اوپر تو زیرو کمپرومائز ہوگا، جیسے ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور سوشل ڈسٹینسنگ، یہ 3 ہم نے تو انشور کرانی ہے۔ تو فرسٹ لیئر کے اوپر جو ہے وہ جو منڈی کی انتظامیہ ہے وہ انشور کرے گی۔ سیکنڈ لیول پہ جو ہماری میونسپیلٹی کی انتظامیہ ہے وہ اس چیز کو انشور کرے کہ ایک تو منڈی کے اندر، ایک منڈی کے باہر سے جو لوگ جا رہے ہیں منڈیوں کی طرف، ادھر بھی وہ ان ساری چیزوں کو، ان پروٹوکولز کو فالو کروائے۔ اور تیسرا جو لیئر ہے وہ ڈسٹرکٹ کامران صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا کہ جب مویشی منڈیوں کے ارد گرد کوئی باؤنڈری وال ہوگی یا کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ کیا جائے گا۔ اگر ہم رنگ روڈ کی مثال لیں، جیسے رنگ روڈ پہ منڈی لگتی ہے، یا پلوسی جو پشاور کے نواب میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ جو منڈی لگتی ہے وہ کھلے میدانوں میں لگتی ہیں، ان میدانوں میں کیسے یہ انشور کیا جائے گا کہ مویشی منڈیاں لگائی جا سکیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، کوشش کرنے کا عمران بنگش صاحب سے اس حوالے سے دوبارہ رابطہ کریں۔ میں اگر پشاور کے حوالے سے تھوڑا ڈائنامکس کے حوالے سے بتائیں تو پشاور کے ارد گرد ایک رنگ روڈ ہے اور وہ تقریباً 16 کلومیٹر کی رنگ روڈ ہے، اور اس رنگ روڈ پہ تھرو آؤٹ مویشی منڈی ہوتی ہے، دائیں بائیں لوگ گاہک جو ہیں وہ کھلے ڈولے پھر رہے ہوتے ہیں۔ برائے نام ایک منڈی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی، سو دیر از نو انٹری اور ایگزٹ، اور اس پہ کوئی چیک نہیں رکھا جا سکتا۔ سیم گوز فار پلوسی اینڈ دیر از آلسو بالکل شہر کے وسط میں ایک جانوروں کی ایکسچینج کا ایک جو بازار ہے جس کو باچا خان چوک، وہاں پہ بھی یہ ایس او پیز انشور نہیں کیے جا سکتے۔ ایک چیز اور، یہ جو مویشی منڈیاں ہیں یہ شہروں سے باہر لگیں گی سچن؟ ٹھیک، اچھا اس کے بعد جو کیونکہ ڈفرینٹ شہروں سے لوگ اپنے بیوپاری اپنے مویشی لے کر آ رہے تھے ان کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ مویشی منڈی کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آف کورس جب آپ جانور خریدیں گے آپ کے گھر تو آئے گا۔ ہاں یہ ویسے بات بالکل درست ہے جناب۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ پنجاب کی بات کریں گے تو مویشی منڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پنجاب کے موسم کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب بھی بارش آتی ہے لاہور میں تو لاہور کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ نشیبی علاقے، ادھر پانی جمع ہو جاتا ہے اور کئی دن کھڑا رہتا ہے۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کیا انتظامات کیے ہیں اور کیا شہری سیلاب کا یعنی کہ اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے، بتا رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے نذیر بھٹے اپنی اس رپورٹ میں۔ ان دنوں مونسون بارشیں وقفے سے جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے، جس پر پی ڈی ایم میں تیاری کر چکا ہے۔ آن دا ایوریج جو ہے 10% جو بارشیں اس دفعہ زیادہ ان کے امکانات ہیں۔ انکروچمنٹس جو ہیں وہ ہٹائی جا رہی ہیں، ڈی سلٹنگ جو نلاز کی ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے، کریٹیکل پوائنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہر طرح کا سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے شہری سیلاب کے خطرے کے پیش نظر لاہور سمیت تمام بڑے شہروں کے نالوں کی صفائی بھی مکمل کروا لی ہے۔ 5 سے 6 گھنٹے کو اچھی بارش جب ایک کسی شہر میں ہو جاتی ہے اس سے آپ کا اربن فلڈنگ کے امکانات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لاہور آلویز جو ہے اربن فلڈنگ کے لیے تھوڑا سا ایک چیلنج رہا ہے ضلعی گورنمنٹ کے لیے، لیکن واسا نے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، بہت ساری انہوں نے ری چینلائزیشن کی ہے، جس کی وجہ سے اس دفعہ آپ کو لاہور میں اربن فلڈنگ کے حوالے سے کافی بہتر انتظامات نظر آئیں گے۔ پی ڈی ایم کے مطابق شدید بارشیں جولائی اور اگست میں ہوں گی، جبکہ مونسون 15 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین آفتاب احمد کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز، لاہور۔ تو جناب مونسون جو ہے وہ 17 اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب میں۔ شکیلہ یہ کیا وجہ ہے؟ شکیلہ ہاں ظاہر ہے
मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो मानसून का इतना लंबा शकीला। स्पेल आएगा तो उसको आप कैसे निपटेंगी उससे? सदाकत, बात तो आपने बिल्कुल अच्छी की। ये बेसिकली अक्सर ऐसा होता रहता है, हमारे नाम जो है बदलते रहते हैं। हमारे वालिदैन ने हमारा कुछ और नाम रखा होता है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में अपना नाम भी बदल जाता है। जैसे सवेरा नकवी बड़ा अच्छा नाम था। हाँ सवेरा, मेरा नाम बाखबर अली बड़ा अच्छा नाम है। तो ये भी बड़े अच्छे नाम है और कोशिश करेंगे कि ये बड़े जो हल्के फुल्के से प्यारे प्यारे से नाम आते रहते हैं हमारे, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन असली नाम शफात अली, इसलिए हम बार बार बताते हैं, बताते हैं शफात अली एंड मदीहा नकवी। आगे चले जनाब। और आगे चलते हैं। और शफात, एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पर एक बच्चा था, 14 साल उसकी उम्र थी। वो बच्चा बीमार था। उसके माँ बाप अपने बच्चे को बजाय कि डॉक्टर्स के पास लेके जाते, उसके माँ बाप उसको लेके चले गई जाली पीर के पास, और जाली पीर ने बोला कि इस बच्चे पे है जन्नत का साया। और फिर जाली पीर ने उस 14 साल के बच्चे को दहकते हुए अंगारों पर जला दिया और शिकायत करने पर कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए 1 रोज़ बाद इंतकाल कर गया। हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरगढ़ में ARY के नुमाइंदे अंसर आफ्ताब साहब। अंसर, ये बताइएगा क्या मसला था, बच्चे को क्यों लेके गए थे उसके वालिद उस जाली पीर के पास? जी बिल्कुल शफात, ये एक इंसानियत सोच जो वाक़या पेश आया है, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि महमूद कोट का इलाका है, जहां पर जो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और लोग अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए जब अस्पताल पे जाते हैं तो उनके अखराजात पूरे नहीं होते। तो किसी शख्स ने कहा कि आपके बच्चे को जो टाइफाइड है ये ख़राब हो चुका है, और रिश्तर से उसको जब वापस लाया गया तो उसको कहा गया कि इसको जिन्नात है, जिन्नात का साया है, और उस जिन्नात का साया जो है उसको निकलवाने के लिए वो एक पीर के पास गए, और मुबैना तौर पे उस पीर ने उसको दहकते हुए कोयलों के ऊपर उसको झुकाता रहा। उसका जो चेहरा है वो वहाँ पे बर्न हो गया था मुकम्मल तौर पर, और उसको ये कह दिया गया कि इसके ऊपर जो क्रीम है वो लगा दें और ये ठीक हो जाएगा, जबकि वो इस जो जख्मों की ताब जो है वो ना ला सका और वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। इस हवाले से 4 दिन तक जो उसके वालिदैन हैं वो फिरते रहे कि इसकी FIR दर्ज की जाए उस पीर के खिलाफ, लेकिन वो FIR दर्ज ना हुई, जबकि DPO मुजफ्फरगढ़ ने ये खुद नोटिस किया जब ये वायरल हुई। जब 4 दिन माँ बाप कोशिश करते रहे, तो क्या इतना बावसूख था कि उसने FIR दर्ज नहीं होने दी इस जाली पीर ने? जी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर इस इलाके में जिस जगह पे ये इस बच्चे की डेथ हुई है, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो रिवायती सियासतदान हैं ये भी इन लोगों की जो है सरपरस्ती करते हैं, ऐसे पीरों की जो कि जेली पीर होते हैं और जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि FIR दर्ज तो नहीं करवाई गई थी, लेकिन रोकथाम उसकी मुकम्मल तौर पे करते रहे हैं। जैसे कि मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई इसकी तस्वीर, तो DPO मुजफ्फरगढ़ ने खुद नोटिस लेके ये FIR दर्ज करवाई। यहाँ गुर्बत की इतनी इंतहा है कि यहाँ के लोग जो है वो पीरों मुरीदों के पास जाके अपना इलाज जो है वो करवाते हैं, जबकि अस्पतालों में अपने बच्चों को नहीं लेकर जाते। मुझे बताइएगा कि क्या होता है लोगों को कि लोग इस किस्म के पीरों के पास तवातर से जाते रहते हैं? कोई पहला वाक़या तो है नहीं अपनी नौइयत का। क्या अस्पताल नहीं है, क्या बुनियादी सहूलियात नहीं है, क्यों ऐसा होता है? देखिए शफात, यहाँ पर हमारे इस जनूबी पंजाब में जहाँ पे ये मुजफ्फरगढ़ जैसा ये इलाका है, महमूद कोट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटल तो हैं यहाँ पर, लेकिन जो अद्वियात यहाँ पे दी जाती हैं वो इंतहाई महंगी होती है, और हुकूमती जो अरकान हैं इस पर तवज्जो नहीं देते। वो इसलिए तवज्जो नहीं देते कि उनके अपने कामों में से उनको फुर्सत नहीं मिलती, जबकि जो लोग यहाँ पे अद्वियात लेने के लिए अस्पतालों में भी जाते हैं तो उनको बहुत सारे रश का और बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि उनकी बिसात से बढ़कर होती हैं। गरीब लोग जो हैं यहाँ पर वो दवाई या कोई चीज़ ऐसी लेने से गुरेज़ा हो जाते हैं, जिस वक्त उनको ये कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे पास बड़े माने हुए पीर हैं, जबकि वो पीर किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। ये पीर आपके और आपके बच्चों की जान के दुश्मन होते हैं। कैसे भी आपने खुद देखा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस जाली पीर ने इस बीमार बच्चे को दहकते हुए अंगारों पे चला दिया, उसको जला दिया उस बच्चे को, और वो बच्चा 1 दिन बाद ही इंतकाल कर गया। और ये बासर इतने होते हैं क्योंकि इनकी अप्रोच इतनी होती है कि देखिए अब वहाँ से फ़रार हो चुके हैं, 4 दिन तो FIR दर्ज नहीं की गई और अब पुलिस छापे मार रही है।
جی وہ غریب صورتحال ہے. خیر جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور افسوسناک واقعے کی جو فیصل آباد میں پیش آیا ہے. فیصل آباد میں ملازم فیضان نے ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر مالک کا بچہ مار ڈالا. علامہ اقبال کالونی سے بچے کے قتل میں ملوث گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس ملزم نے 5 جون کو بچے کو نہر میں پھینکنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے. 7 سال کے سمیع اللہ کو قتل کرنے کے بعد اس نے اس کے بھائی کو بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو راہگیر تھے اس نے 10 سال کے عبداللہ کو نہر سے زندہ نکال لیا تھا. بچوں کے دادا یہ بتاتے ہیں کہ ملازم فیضان جنہوں نے ان کی گھر کے بچے کی جان لے لی، اس ملازم فیضان یہ یتیم تھا اور انہوں نے اس کو اپنے بچے کی طرح رکھا ہوا تھا. ہمارے بیٹے تھا، میں نے کبھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. اس نے سمیع اللہ کو اٹھا کے وہ لے گیا، جا کے نہر میں پھینک دیا. وہ بھی تھانے جا کے مانا. عبداللہ کو جس وقت پکڑا اس نے جا کے نہر میں پھینکا. عبداللہ کو سامنے ورکشاپیں ہیں، وہ ورکشاپ والے نہر سے نکال کے ہمارے پاس لے کے آئے کہ بھی یہ آپ کا بچہ نہر میں ڈوب رہا تھا. اس نے بتایا کہ فیضان نامی اس کا چچا ہے وہ لے کے گیا. فیضان نامی اس کا چچا ہے، یہ جو ان کا گھریلو ملازم تھا جو کہ ان کے پاس ہی پلا بڑا تھا، یہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور ایسے واقعات ڈیفینیٹلی تمام والدین کے لیے وارننگ ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کے حوالے سے آپ اپنے علاوہ کسی اور پہ، کسی خونی رشتے پہ یا کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے گھر میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو. اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کے اوپر ایک نگاہ رکھنا، ان کی حفاظت میں ایک شور کرنا، یہ تمام والدین کی اس دور میں خاص طور پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ضرورت ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا. پرفارمنگ آرٹس کے کئی جانراز ہوتے ہیں، کیا چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ سنگنگ ہو، پوئٹری ہو، اور اب اس میں ایک نئی جدت آئی ہے. جیسے لائٹس ہمارے اس وقت ہمارے روٹین کا حصہ ہیں، ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہیں. تو اب جو پرفارمنگ آرٹسٹ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کو آرٹ میں ڈھالنے کا فن اور ہنر جانتا ہے. بالکل. تو لائٹ آرٹ اب ایک نیا بدلتا ہوا ٹرینڈ ہے اور یہ ٹرینڈ بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے. فائنلی پاکستان میں بھی یہ لائٹ آرٹ جو ہے یہ آ ہی گیا ہے. تھینک گڈنس کہ یہ لائٹ آرٹ اب پاکستان میں آیا ہے، کیونکہ دنیا میں اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مدیہ، آپ نے پوری دنیا ماشاءاللہ دیکھی ہوئی ہے، ٹریول کیا ہوا ہے. وہ لوگ اپنے تاریخی مقامات کو، اپنی گلیوں کو، اپنے ٹورسٹ اٹریکشنز کو اب لائٹ آرٹ کرتے ہوتے ہیں. بالکل بالکل شفاعت، آپ نے بات بالکل صحیح کی. تو لاہور کی ایک رہائشی ہیں جن کا نام ہے علی تبریز بخاری، اور علی تبریز نے ان پینلز کے ذریعے جو ڈفرینٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے لوگوں کو کافی زیادہ حیران کر دیا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان میں ابھی یہ بالکل جدت نہیں آئی ہے اور لوگ اس سے زیادہ اس شناخت اس کی نہیں رکھتے، اس کو ذرا جانتے نہیں ہیں. اور ان کا دعویٰ ہے علی کا کہ وہ پاکستان کے پہلے ایسے لائٹ آرٹسٹ ہیں، اور کرونا کی وبا کے بعد ان کا پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا لائٹ آرٹ ڈسپلے کرنے کا ان کا ارادہ بھی ہے. تو انکریڈیبل. تو جناب اس وقت ہمیں علی تبریز بخاری صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں. تبریز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا بتائیں، لائٹ آرٹ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پاکستان میں، آپ پاکستان کے واحد آرٹسٹ بھی ہیں، تو آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا آپ نے مطلب کوئی لائٹ آرٹ کوئی ٹیکنیکلٹیز میں پڑھی ہے یا آپ پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں؟ کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو شفاعت اینڈ مدیحہ بہت، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے اوپر. میں پاکستان کا پہلا لائٹ آرٹسٹ ہوں آئی بلیو، اور دنیا میں بھی جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ میں نے ہی سب سے پہلے لائٹ آرٹ بنانا شروع کیا. میرا کوئی آرٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں ایک کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہوں اور میں پچھلے 22 سال سے ڈفرینٹ کام کرتا رہا ہوں. اور اس کام کو لینے سے پہلے میں 11 سال تک ایک بہت ہی بڑے تعلیمی ادارے کے ساتھ میں منسلک تھا. تو یہ میں نے ٹیکنالوجی دیکھی کہ یہ 2017 میں دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی، اور اس قسم کی لائٹنگ نے جو ہماری یہ ٹیوب لائٹ اور بلب والی مارکیٹ ہے اس کو انہوں نے ہیویلی ڈسٹرب کر دیا. کیونکہ یہ جو لائٹس ہیں اس کے اندر 16 ملین کلر ہیں، آپ اس کو کہیں پہ بھی لگا لیں، یہ ساؤنڈ کو بھی رسپونڈ کرتی ہیں، اور بھی اس کے اندر بہت زیادہ فنکشنز ہیں. تو میں نے اس کا پوٹینشیل دیکھا. میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو پاکستان میں لا کے بیچوں گا.
मगर फिर मैंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मंगवाई और मुझे समझ नहीं आई क्यों मैंने वो सारे डब्बे खुद ही खोल लिए बेचने के बजाय। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए, मुझे बड़ी जैसे इंकरेजमेंट मिली। हमने बाकी दुनिया में जैसे एक बात होती है या एक परफॉर्मिंग आर्ट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट या अमेरिकन गॉट टैलेंट, उनमें भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, लाइट पेंटिंग की बात होती है, इस डांस के साथ मर्ज किया जाता है, बहुत सारे जॉनर्स हैं जिसमें लाइट आर्ट को प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप किस जॉनरा पे काम कर रहे हैं? मैं जी प्योर लाइट आर्ट, Pure light just creating environment with light and art. I mean lights के through, देखें रोशनी से आप अगर हम देख रहे हैं या हमें कुछ भी नज़र आ रहा है, हमारी परसेप्शन ये सिर्फ रोशनी की वजह से है। अगर रोशनी नहीं होएगी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैंने इन लाइट्स के साथ इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करना सीखा। इन लाइट्स का मैंने एक इसके सॉफ्टवेयर को बड़ी डिटेल में मैंने स्टडी किया और उसके बाद मैंने फिर ऐसे इसके साथ डिज़ाइनिंग करना शुरू की जिससे लाइट्स जो हैं वो एक फ़्लो में आती हैं और वो जाती हैं, ताकि मैं अब इंटरैक्टिव लाइट आर्ट डिस्प्लेस बनाता हूँ इस टेक्नोलॉजी के साथ। और ये जो कंपनी है नैनोलीफ, यानी लोग खुद उसको मैनेज कर इंटरैक्टिव लाइट आर्ट, जी आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। आपके बात करने पे ये चलती है, अगर आप खामोश रहेंगे तो ये लाइट्स बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ये तो आप पता है, ये तो बोलता हुआ आर्ट है। मतलब बहुत सारी जब हम तस्वीरें देखते हैं तो कभी कभी आर्टिस्ट को लगता है कि तस्वीर उनसे बातें कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली बातें नहीं कर रही होती। लेकिन ये आर्ट तो सच में ऐसा है कि आप इनसे बात करेंगे तो ये भी जो है अपनी रोशनियां दिखाना शुरू कर देंगे, विच इज ग्रेट। अच्छा, कोई भी आर्ट उसका डिपेंड ये जरूर करता है कि वो कितना वेल रिसीव्ड है। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जब ये आप आर्ट लेकर आए हैं तो लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है? और क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप पहले ऐसे हैं जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। जी मुझे जी मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे यहाँ से बहुत इंकरेजमेंट और बहुत प्यार मिला। एक तो कोई भी काम करने के लिए आप एक फ़ैसला करें कि आप एक काम कर रहे हो, वो सारा काम छोड़ के आप एक नया काम करना शुरू करें तो आपको बड़ी इंकरेजमेंट चाहिए होती है उसके लिए। मुझे मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, दूसरे लोगों की बड़ी इंकरेजमेंट थी। और जब मैंने एक काम करना शुरू किया तो मुझे यहाँ से लोगों ने भी बड़ी इंकरेजमेंट दी और मुझे काम दिया। और अभी तक बहुत काम इसका आ रहा है और इतना काम आ रहा है कि अब हम इसको ख़ुद ही मैं इसको सिलेक्ट करके देंगे, क्योंकि मैं दिन को कोई और काम करता हूँ और ये काम मैं सिर्फ रात को या वीकेंड पे करता हूँ एज अ पैशन। तो कोरोना से पहले जी हमारा एक बड़ा अच्छा डिस्प्ले सेंटर था। इट वाज वन ऑफ अ काइंड लाइट आर्ट डिस्प्ले सेंटर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, इंशाल्लाह विल डेफिनेटली विजिट। और तबरेज़ साहब, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कोई आर्टिस्ट हैं, सजाद अली साहब हैं, और वो स्टेज पे खड़े हैं और वो गा रहे हैं और जो जितना एनवायरनमेंट है वो सारे का सारा उनके गाने के, उनके वोकल्स के साथ साथ रिदमाइज हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी है या मैं बहुत ज़्यादा ओवर एज्यूम कर रहा हूँ उसको? No, you शफात साहब, you're spot on. This is exactly what this tech is कि हर बीट, हर गाने, हर रिदम को वो उठाती है और उसको वो कन्वर्ट करती है एक लाइट की, एक रंग की तश्कील में। Incredible. और साथ में इसके अंदर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि जी हमने पाकिस्तान से इस किस्म का लाइट आर्ट क्रिएट की है और इस कंपनी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और मैं पहला आर्टिस्ट था पूरी दुनिया में जो कि इस कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ। और एक ऑनलाइन कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर, नैनोलीफ कम्युनिटी, जो कि मैं और बहुत आला जी और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हालात नॉर्मल हो तो आपका ये आर्ट पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश हो और जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हम वहाँ पे भी आपका आर्ट डिस्प्ले देख सकें। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल सिफात, और ये मतलब सुनने में ही इतना मज़े का लग रहा है कि आप किसी कमरे के अंदर एंटर भी होते हैं जो कि इट्स ऑल डार्क, लेकिन जब आप एंटर होते हैं या फिर जैसे आप गुनगुनाते हैं, आपकी आवाज़ से जो वहाँ की जो लाइट्स है जो लगी हुई हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू होती हैं, तो एक तरीके से वो आपको वेलकम करेंगी। और ऐसे ही आपने बोला, अल्लाह करे जल्दी जिनका जो डिस्प्ले सेंटर है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बने और लोग उसको देखने के लिए आए। खैर जी, अभी हम आपको बताएं ज़रा क्रिकेट के हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि वूस्टर में करंतना की 14 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद अब जो पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड कैंप के दूसरे मरहले में डर्बीशायर पहुंच गए हैं और डर्बीशायर में टीम का ट्रेनिंग शेड्यूल भी अब जारी कर दिया गया है। 15 जुलाई को टीम 2 सेशन में ट्रेनिंग करेगी। 17 से 20 जुलाई तक इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल्ड है, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। तो जनाब अब मेरे ख्याल में टाइम तो काफ़ी हो गया, तो आगे क्या करें? छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल जी, ब्रेक ले लेते। ब्रेक के बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام وہ حضرات اس وقت پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ 21 کروڑ 99,999,998 افراد جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو، کیونکہ 2 ہم لوگ ہیں، یہ آپ نے کب گنے؟ 22 کروڑ آبادی ہے نا، تو ہم 2 ہم کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ، ان کو ہم بتاتے چلیں کہ میں ہوں شفاعت علی، اور آپ کون ہیں بھائی؟ مدیحہ نقوی۔ شکیلہ تو نہیں ہے آپ کا نام؟ نام شکیلہ رقیہ نہیں، شکنتلی کوئی نہیں ہے نام آپ کا ایسا؟ ٹھیک ہے جی، ان کا ایسا کوئی نام نہیں ہے، ان کا نام ہے مدیحہ نقوی، میرا نام ہے شفاعت علی، میرا نام بھی صداقت نہیں ہے، شفاعت ہے۔ صداقت ایک پشاور میں جوس شاپ ہے۔ ایک بات بتائیں، سب سے زیادہ عجیب و غریب نام آپ کو اپنا کس فارم میں سننے کو ملا ہے؟ شفقت علی میرا نام ایک صاحب نے رکھا تھا، وہ بڑا خوبصورت مجھے لگا، میں نے کہا یہ نام منفرد ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ ذرا زیادہ تلفظ والے تھے، مخارج ان کے کافی تگڑے تھے، تو وہ قاف کو خے کہہ کے بولتے تھے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ گاف کو غین کہہ کے بولتے ہیں، اگر میں وہاں گیا تو مگر ایسا نہ ہو جائے، تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تو جناب بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کوئی اگر مگر نہیں، جسٹ گو اسٹریٹ ٹو صداقت۔ بات آپ نے کہاں جانا ہے؟ ٹاپ سٹوریز۔ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس زبردست کنسٹرکشن پیکج کی جو کہ متعارف کرایا گیا ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، اللہ کرے کہ یہ کنسٹرکشن پیکج معیشت میں کچھ ایکٹیویٹی کر دے، کیونکہ معیشت از آن اے ہالٹ۔ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے ایک پیکج متعارف کرایا ہے، اور بلڈرز جو اب گھر بنانا چاہتے ہیں وہ 31 دسمبر تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل جی، اور وزیر اطلاعات کے مطابق تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ذرائع آمدن ان سے نہیں پوچھے جائیں گے، ٹیکسز بھی کم کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد سستے گھروں کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ جناب پوری دنیا میں جو اکانومی کا ایک بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اچھی اکانومیز کا، وہ ہوتا ہے ان کا ہاؤسنگ کا سیکٹر۔ ہاؤسنگ کے سیکٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بینکنگ، لوگ گھر خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، گھروں میں انویسٹ کرتے ہیں، اور گھروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کم سے کم 60 سے 70 کے قریب افیلیٹڈ انڈسٹریز، ٹائلوں والے ہیں، پلمبنگ والے ہیں، اینٹوں کے بھٹے ہیں، مزدوری ہے، لیبر ہے، یہ سب انڈسٹری جب ایک ساتھ ایکٹیویٹی میں آتی ہے تو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ماڈل جو پوری دنیا میں کامیاب ہے یہ پاکستان میں بھی کامیاب ہو۔ بالکل جی، دعا تو ہماری ہے کہ پاکستان میں بھی کامیاب ہو، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین اور کراچی اسٹاک مارکیٹ کے ممبر عقیل کریم ڈیڈی صاحب۔ عقیل صاحب آپ کو باخبر سویرا میں ویلکم کریں گے۔ یہ کہیے گا کہ حکومت نے کنسٹرکشن کے لیے جس پیکج کا اعلان کیا ہے یہ ہماری معیشت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ نے پیکیج جو دیا ہے ہاؤسنگ انڈسٹری کو، میں سمجھتا ہوں یہ پیکیج پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ پیکیج ہے، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو مکان خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لو ہاؤسنگ میں گورنمنٹ نے آؤٹ آف وے جا کے بینیفٹس دیے ہیں، جس میں ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، جس میں مارگیجز کے ریٹ کم کیے گئے ہیں، جس میں آپ کے بینک کو مارگیجز پہ بینیفٹ دیے گئے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر گھر خریدنا چاہے تو جو کرایہ وہ دے رہا ہے اتنی قسط دے کے مکان کا مالک بن سکتا ہے اگلے 20 سال میں۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ 1 لاکھ مکان گورنمنٹ نے پہلے سال سبسڈی رکھی ہے 30 بلین روپے فی مکان، 30 لاکھ روپے لو ہاؤسنگ پہ گورنمنٹ سبسڈی دے گی۔ اس کے علاوہ مارگیجز اور ٹیکس بینیفٹ بہت زیادہ دے دیے ہیں گورنمنٹ نے، اس کی وجہ سے آپ کے مکان کی کاسٹ میں کافی کمی آئے گی۔ ایک چھوٹا آدمی اگر 100 گز کا مکان بنانا چاہتا ہے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے بینر تلے یہ کام بھی شروع ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ اگر یہ کاسٹ آ بھی جاتی ہے تو مکان کی 17 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ روپے کاسٹ ہوگی، جس میں 3 لاکھ گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈی دے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ جہاں آپ ایک مکان لے کے کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں اور وہ مکان کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہوتی اور وہ علاقہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اب آپ کو ایک سیپریٹ علاقے میں کنسٹرکشن مکان دیے جائیں گے، وہاں پلے گراؤنڈ بھی ہوں گے، وہاں اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ملے گی آپ کو،
और सिर्फ मैक्सिमम आप 10,000 से लेके 12,000 रुपए की जो सबसे अच्छी बात है इसमें, इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में, वो है कि जो 5 मरले और 7 मरले के मकानात हैं उनके लिए जो मॉर्गेजेस हैं वो उनका रेट बड़ा कम रखा गया है। तो अब ये बताइएगा कि जो कम आमदनी वाले शहरियों के लिए जो ये मकानात बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इतना वॉल्यूम है मार्केट में कि ये सारे का सारा उस इंडस्ट्री को, हाउसिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सके? देखिए, हुकूमत ने जो 5 मरले और 7 मरले के मकानात पे जो मॉर्गेजेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का जो वादा किया है और जो लोएस्ट रेट पे वो देगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1 लाख मकान के ऊपर अगर आप मॉर्गेजेस दे रहे हैं और 25 लाख की एवरेज मकान की अगर कॉस्ट कर ले, तो लाख मकान के ऑल टुगेदर कॉस्ट बनती है 250 बिलियन। और 250 बिलियन में से 30 बिलियन तो गवर्नमेंट फी मकान 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है, तो 30 बिलियन तो गवर्नमेंट अपनी किटी से देगी। इसके बाद गवर्नमेंट मॉर्गेजेस में बैंकों को रिस्ट्रिक्ट करेगी कि इनको आप सस्ता लोन दें। तो मैंने आपको पहले जो बताया था, उसका बताने का मकसद ही यही था कि आप ये देखें कि इस वक्त कोई छोटा आदमी मकान खरीदने का ख्वाब नहीं देख सकता। अब मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जो आदमी जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है या 30,000 है, 40,000 रुपये है, वो मकान खरीद भी सकता है और मकान की किस्त भी दे सकता है। सही। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि इस पैकेज में ये भी ऑफर है, जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, कि आपसे आपके ज़राए आमदन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आप सरमाया क्या कर रहे हैं उसके हवाले से नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे किस हद तक कंस्ट्रक्शन की सनत को बूस्ट मिल सकता है? मैं समझता हूँ इसके फ़ायदा उठाने वाले लोग कम हो गए, क्योंकि लोग ऑलरेडी एमनेस्टी अवेल कर चुके हैं। और अभी हो सकता है कुछ लोग हों जिनको इस चीज़ की नीड हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी नीड अब शायद पाकिस्तान में कम हो। लेकिन गवर्नमेंट ने बहरहाल कोशिश की है, उसकी थिंकिंग अच्छी है कि अगर कोई आदमी जिसने अपने पैसे डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो ये प्रॉपर्टी की सूरत में सिस्टम में अपने आप को अभी भी ठीक कर ले। तो गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी इंटेंशन अच्छी है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आप ये देखें कि एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सेक्टर हाउसिंग सेक्टर है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हाउसिंग सेक्टर में आती है। और इस सेक्टर में हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे कि वो गवर्नमेंट को तो नहीं मिलते थे, लेकिन वो करप्शन की तरफ चले जाते थे। अब गवर्नमेंट ने वो करप्शन का रास्ता रोका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डेटी साहब मौजूद थे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन पैकेज से रोज़गार के नए मौक़े मिलेंगे और कोरोना की वजह से, मौजूदा हालात की वजह से जो मईशत को धचका लगा है, उससे रिकवरी में मदद मिलेगी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ऐसा पैकेज लेके आया गया जिसकी एक फिक्स टैक्स रजीम दी गई, और ये भी कहा गया कि उसके अंदर एक टैक्स की या सोर्स ऑफ फंड्स की एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी भी होएगी, एमनेस्टी भी होएगी, ताकि तमाम वसाइल बरूए कार ला के कंस्ट्रक्शन को दोबारा खड़ा किया जाए और लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सके। एक तो 40 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो बराह रास्त कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड हैं डायरेक्टली, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, सीमेंट है, बजरी है, रेत है, फ्लोरिंग्स हैं, टाइल्स हैं, सिरेमिक्स हैं, पाइप्स हैं, स्टील है, इस तरह की 40 इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के साथ जिस इंडस्ट्री के लिंकेजेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप मिलाएं तो वो 150 के करीब पहुंचती हैं। कंपनीज के लिए भी है और ये इंडिविजुअल्स के लिए भी है। कंपनीज भी जो कोई नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का शुरू करना चाहती हैं, कंस्ट्रक्शन का प्लॉट लेके उसे डेवलप करना चाहती हैं, कोई इंडिविजुअल किसके पास पुराना प्लॉट पड़ा है या वो नया प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी जो है वो है। और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं ये वाले लोन्स एडवांस करने में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए की रकम जो है वो ये जो इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी के लिए एलोकेट की हुई है इस बजट के अंदर। हमारा मकसद बेसिकली ये था कि जो कोविड के दौरान लोगों में बेरोजगारी हुई है, इस स्कीम के जरिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है रोजगार जनरेट करने का, तो रोजगार जो है वो मिले। तो ये सब के लिए ये जो स्कीम्स हैं ये अवेलेबल होंगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। ये बताएगा कि हुकूमत की जानिब से जो कंस्ट्रक्शन पैकेज सामने आया है, ये किस तरीके से जो मुकामी सरमायाकारों को अट्रैक्ट करेगा?
دیکھیں یہ وہی پیکیج ہے جو رمضان میں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد اس کا کنٹینیوشن تھا کہ اس کی پالیسیز فائنل ہونی تھی. اسٹیٹ بینک نے اس کی پالیسیز فائنل کر دی ہے. ابھی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ عام لوگوں کو کرائیٹیریا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے جیسے پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ غریب آدمی کو یہ گھر ملنا ہے تو ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے بینک کے لیے. تو بینک کو اپنے جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے پالیسیز فائنل کرنی ہے کہ اس کی سیلری کتنی ہوگی. ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی سیلری اس لیے کہ وہ کہیں ڈرائیور ہے, کہیں پہ وہ پلمبر ہے, کہیں پہ وہ ٹیکنیشین ہے, کہیں پہ وہ کیمرہ مین, جس طریقے سے بھی وہ لوگ ہیں تو ان کے وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. تو اس کرائیٹیریا کو فکس کرنا ہے بینک. اس کے علاوہ اتھارٹیز کے حوالے سے ہیں کہ جو لوکل اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی اپروولس ہیں تو وہ اپروولس کو آسان کرنا ہے تاکہ کام شروع ہو سکے. دیکھیں 2.5 مہینے ہو گئے اور اس کا جو ٹارگٹ ہے 31 دسمبر سے پہلے یہ سارے آپ کو پروجیکٹ شروع کرنے, اگر آپ نے یہ جو انسینٹیو ہے اس کو اپیل کرنا ہے تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی تو میٹنگیں بھی کی, چیف سیکرٹری صاحب بھی سارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپروولس کے ایشوز ہیں اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. اس لیے کہ NOCs بہت ایک لمبا پروسیس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہت شارٹ کیا جائے, اپروولس پروسیس کو فوراً کہا جائے کہ اس کو سٹارٹ کر دے, باقی پروسیس ہوتا رہے تاکہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو چیزیں مل سکے, تاکہ کام شروع ہو سکے, تاکہ GDP اور جو اکنامی ایکٹیویٹیز ہے وہ لوگوں کو جاب کریشن شروع ہو جائے. تو فوراً سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں سارے صوبوں کو ایک پیج پہ ہونا ہے اور فاسٹ ٹریک پہ ہمیں کام کرنا ہے تاکہ ریزلٹس آنا شروع ہو جائے. اس کے شیخانی صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں, کووڈ کے حالات میں لوگوں نے اپنا اضافی سرمایہ جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوا ہے, اپنے پیسے کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حالات ذرا نارمل ہوں تو اس کے بعد یہ اسپینڈنگ کی جائے. ایسے موقع میں کنسٹرکشن پیکیجز آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی توقع ہے کہ لوگ اپنا سرمایہ نکال کے انویسٹ کریں گے, آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں لوگ رسک لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو یہ پیکیج ہے نا, اس پیکیج میں وہ لوگ ہیں جو کبھی گھر سوچ ہی نہیں سکتے تھے اور یہ انسینٹیوز جو گورنمنٹ نے دیے ہیں یہ ایسے انسینٹیو ہے کہ آئندہ کبھی وہ گھر نہیں بنا سکتے. ایک عام آدمی کا گھر بنانے کا تصور ختم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ روپے سے کم کا 40 لاکھ روپے سے کم کا کوئی گھر نہیں ہے. ایک نارمل پلان اسکیم میں کہیں اچھی جگہ آپ لینے جائیں گے, ایک چھوٹا سا گھر کی بات میں کر رہا ہوں, تو یہ ایسا ہے کہ اس کو آن کاسٹ تقریباً چیزیں دے رہی ہے گورنمنٹ اس میں سبسیڈائز بھی کر رہی ہے ان لوگوں کو 3 لاکھ روپے. تو یہ ایسا اٹریکشن ہے کہ لوگوں کے فارمز گورنمنٹ کے پاس آئے ہوئے ہیں, لوگ ویٹنگ میں ہے, کوئی 8 سے 10 لاکھ لوگ فارمز بھر چکے ہیں. یہ 1 لاکھ جو گھروں کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے علاوہ ہوگا. تو پرائیویٹ سیکٹر کی پالیسیز کو بھی آپ کو فائنل کرنا ہے. آپ لوگوں نے جنرل صاحب اور شبلی صاحب اور پرائم منسٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے, جتنی بھی اپروول ایجنسی ہے, اس میں ابھی تک جو پلانز رکے ہیں جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, اس کو کتنے ہیں, اس کو امیڈیٹ بیسس پہ کیسے نکالیں. اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں شیخانی صاحب, اس کے حوالے سے بھی ذرا الیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ہم سے آپ پہلے بھی جب اپریل میں ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارا مطالبہ ہے فکسڈ ٹیکس ریجیم. اب جہاں فکس ٹیکس ریجیم کی بات آتی ہے کہ بلڈرز کے اوپر ٹیکس کو فکس کر دیا جائے, فلیٹ کر دیا جائے, تو وہاں پہ ایک لوگوں کی نظر میں ایک اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو بلڈرز ہیں ان کا منافع بڑا ملٹی فولڈ بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے تھوڑی سی ریلکٹنسی بھی آتی ہے فکس ٹیکس کے حوالے سے. یہ مطالبہ آپ لوگوں کا کس حد تک اب سیٹسفائی ہوا ہے اور کیا اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس پیکیج کے بعد کنسٹرکشن کو ایکٹیویٹی کو ریزیوم کیا جا سکے؟ بیسیکلی اس کا جو فکس ٹیکس کا ایشو تھا, ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بلڈر اینڈ ڈیولپر کے جو سرکل ہے اس سے ٹیکس کا کلیکشن وہ نہیں ہوتا. ہم نے ان کو کہا کہ کیا کلیکشن ہوتا ہے, انہوں نے ایک سم اماؤنٹ ہمیں بتائی. ہم نے کہا اگر آپ فکس ٹیکس کر دیتے تو اس سے ڈبل آپ کی کلیکشن ہو جائے گی. جو آپ کی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ چیزیں زیادہ کرپشن کے نظر ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کو چیزیں کم ملتی ہے. فکس ٹیکس میں یہ کہ آن لائن سسٹم ہوگا, اس میں کرپشن نہیں ہوگی. آپ نے ڈائریکٹلی سبمٹ کرنا ہے اپنے پلانز, آپ نے اپنا ٹیکس ایڈوانس ٹیکس سبمٹ کرنا ہے تاکہ ٹیکس بھی کلیکشن ہو جائے, کرپشن بھی ختم ہو جائے. اور بار بار یہ جو ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کام کی طرف کم توجہ ہوتی ہے اور اداروں کی طرف زیادہ ہوتی ہے, یہ ختم ہو. یہ لیگل پروسیس سارے آپ کے لائر ہوتا ہے, آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, ان سے وہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مطلب کاموں کو آسان کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. ہم کوئی بالکل جی, یہ جو
जो क्लरिकल हर्डल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. फाइल आ रही है, फाइल जा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे. उनका कहना है जनाब अब अगर इसको एक्चुअली इस पैकेज को वर्थ इट करना है और इसको इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो वो जो डिपार्टमेंट्स बीच में रोड़े अटकाते हैं ना उसको भी ज़रा ख़त्म किया जाए और कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए, कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि हर मामला सीधा हो जाए, फ्लैट हो जाए और कोई टेंशन ना हो. एक आम खबर शामिल करते हैं जनाब. वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उनका कहना है कि बिलावल सन 2008 में अपने खिलौनों से खेलते थे. उनका कहना है कि गैस लोड मैनेजमेंट की मंजूरी बिलावल के करप्ट वालिद की पीपी काबीना ने दी. जितनी भी के इलेक्ट्रिक को रियायत दी गई वो 2008 से 2013 के दौरान दी गई. दिलचस्प है कि नेप्रा ने 2009 के पीपी दौर में के इलेक्ट्रिक का टैरिफ खिलाफ ज़ाब्ता खोला. के इलेक्ट्रिक को बिलावल के बिला जवाब चीखने का सामने आकर जवाब देना चाहिए. अब ज़रा अच्छी खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं जब आप जाते हैं, क्योंकि आपने एक टेस्ट भी देना होता है. टेस्ट देना होता है, फिर बड़े कागजात आपको भी वहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं. लेकिन अब जो पिंडी में जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है उन्होंने लोगों के लिए शफात आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर दी हैं. वो कहते हैं आप आएँ, खुशी खुशी आएँ, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड आप लेकर आएँ. शनाख्ती कार्ड लेकर आएंगे, कोई आपको बाकी कागजात लाने की ज़रूरत नहीं है. और आप जब टेस्ट करवाएंगे जी, जब आपका टेस्ट होगा आपको उसी वक्त आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. और शफात आपको मशरूबात भी सर्व किए जाएंगे, चाय, कॉफ़ी, ठंडा पानी. मुझे ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ना, दिखा रहे हैं हम लोग, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी इसकी अगर हम ऑडियो चलाएं ना तो वो आ रहा होगा अरिल मारूत अल इत्तिबा इला अल रशदी. जिस तरह दुबई का ड्राइविंग स्कूल है डिट्टो वैसा है. एंड और उसी तरह खुला डोला सा और खूबसूरत सा और बड़ा माशाल्लाह लग भी रहा है कि जो स्टाफ है वो भी बड़ा कोऑपरेटिव है. और लोगों के लिए ड्राइविंग टेस्ट लेना देना और वहाँ पे जो कागजात हैं वो एक बड़ा झंझट होता था. मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया. बिल्कुल शफात, स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली और इस सिस्टम को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पुलिस ऑफिसर्स रावलपिंडी के इश्तराक से मुतारिफ करा गया है. शहरी जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है वो भी डिजिटल निज़ाम के ज़रिए अब बासानी दोबारा अपना जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवा सकते हैं. और इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप लोगों को याद होगा कि तवील तरीन कतार में आपको लगना पड़ता था और तस्वीर बनवाने के साथ साथ मेडिकल करवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता था. फिर भी बताएं मरिया, क्या यहाँ पे दरवाजे बंद होते हुए वो आवाज़ आती है अल अब्वाब तुगलक या कोई ऐसी आवाज़ आती है? नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल वैसा माहौल है. मैं थोड़ा सा खैर ये और भी अल्लाह करे ये माहौल जो है, जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ पर बनवाने के लिए जाएं वो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल भी रखें. उम्मीद तौर पे ऐसा होता है जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं, जो फैमिली के लोग आते हैं वो भी ज़रा पब्लिक प्रॉपर्टी का ना ज़रा देखिए. दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने लाइसेंस बनवाना होता है और एक जिन्होंने लाइसेंस बनवाना होता है. तो जो लाइसेंस वाले लोग होते हैं उन बेचारों को थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा होती है. इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SSP CTO जनाब सैयद अली अकबर साहब. उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं. बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए. पहले तो ये बताइएगा ये क्विक सर्विस मुतारिफ कराई गई है, क्या पर्पस था इसके पीछे, क्या पहले हर्डल्स आ रही थी और अब क्या रिस्पॉन्स है? Assalamu alaikum and thank you for having me on the show. So it goes without saying, big fans of your show and thank you very much. We follow it regularly. Having said that, sir, actually 2015 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम PITB पंजाब IT बोर्ड के तहत मुतारिफ कराया गया. हाउएवर उसका बेसिक एक प्रॉब्लम ये था कि बावजूद इसके कि 2015 में तमाम लाइसेंसिंग सर्विसेज इंटरनेट बेस्ड सर्वर के ऊपर हो गई, लेकिन मैनुअल फाइल जो है वो उसके साथ ही चल रही थी. और मैनुअल फाइल जैसा आपने कहा लाइसेंस या लाइसेंस दोनों बनवाने के लिए कोई भी शख्स आता था, उस मैनुअल फाइल को भरना उसी तरह था कि आप किसी फॉरेन कंट्री की जो है वीज़ा फॉर्म भर रहे हो. इट वाज सो डिफ़िकल्ट. जितना प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है उतनी ज़्यादा उसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन, उतने ज़्यादा उसके अंदर डाउट्स और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल प्रेशर्स उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं. सो व्हाट वी डिड वाज दैट हमने मैनुअल फाइल सिस्टम को ख़त्म किया. PITB का जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, हमने PITB की सपोर्ट के साथ वी मेड श्योर कि लोगों को सिर्फ अपना ID कार्ड लेकर आना पड़े. The rest of everything is done on the computer based
इंटरनेट बेस्ड सर्वर। शाह साहब, आपने आप बड़ी सिर्फ अच्छी अपना बात आईडी की, कार्ड लेकर आएँ, फीस लेकर आएँ। जहाँ पे मैनुअल सिस्टम होता है वहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अब ये है कि बस आप अपना आईडी कार्ड लेकर आएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे कितने आप लोग उन लोगों को इनकरेज करेंगे जो कि अपना इसी झंझट की वजह से कि हम जाएंगे लाइसेंस ऑफिस जाएंगे, बड़ी लंबी लंबी कतार होंगे, तो बहुत सारे लोग भागते भी हैं लाइसेंस बनवाने से, वो कितना अट्रैक्ट होंगे? मैम, इसके ऊपर हमने एक छोटी सी वर्किंग की। हमारे सिटी पुलिस ऑफिसर हैं DIG एहसन यूनुस साहब। सो ही बेसिकली, दिस वाज हिज आइडिया, दिस वाज हिज विजन दैट ही सेड कि जी लोगों को जितना हम ईज़ ऑफ प्रोसेस करेंगे उतना ही हमारे लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए कन्वीनियंट होएगा। सो वी इंस्टॉल्ड अ सिंपल क्यूमैटिक मशीन, और आप जब उस लाइसेंसिंग हॉल में आते हैं, जो कि वीडियो आप इस वक्त TV पे चला भी रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं MPA उमर तनवीर बट। वी इन्वाइटेड द पार्लियामेंटेरियंस टू एक्चुअली कम एंड गेट देयर लाइसेंसेज मेड, और इनको हम उनने उस तमाम प्रोसेस से गुजारा जिसके अंदर से हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन लेमैन को गुजारते हैं। दे वर सो इम्प्रेस्ड विद द सिस्टम। आप जिस तरह क्यूमैटिक मशीन से टोकन लेते हैं, तो हमने इसके ऊपर वर्किंग की और हमने 1 महीने का डेटा निकाला। सो इस लाइसेंसिंग ऑफिस में 32,255 लोग आए 1 महीने के अंदर, और उसमें से 17,258 विच इज़ लाइक 54% ऑफ द पीपल, उनका वेटिंग पीरियड वाज लेस देन 5 मिनट्स, और अराउंड 22% लोग वो थे जिनका वेटिंग पीरियड वाज लेस देन 15 मिनट्स। जब एक दफ़ा आप काउंटर पे चले जाते हैं, सो अ फिनोमिनल 84% of the people got their services done in less than 5 minutes. So अगर 5 मिनट वेटिंग पीरियड है और 5 मिनट एक सेकंड दीजिएगा अली अकबर साहब, मैं आपको यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट का सिस्टम डिजिटाइज किया, ज़बरदस्त सिस्टम बनाया, लेकिन अब पासपोर्ट ऑफिस में चूँकि फैसिलिटेट ज़्यादा कर दिया, फैसिलिटी का मतलब है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उस फैसिलिटी को यूज़ करना शुरू किया। अब आप वहाँ जाते हैं, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। जो मौजूदा कैपेसिटी है ये कितनी है आपके सिस्टम की, और आपको क्या लगता है कि लोग जब बड़ी तादाद में आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत थोड़े अरसे में आप ओवरफ्लो कर जाएं? सर, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। हमारे पास सर ऑन एवरेज इस वक्त 1000 लोग रोज आ रहे हैं सिर्फ एक लाइसेंसिंग ऑफिस के अंदर। नाउ पिंडी बीइंग वन ऑफ द लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, जिसका एरिया जो है वो स्प्रेड ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स, मोर देन दैट। तो एक साइड पे हमारे पास एक एंड पे मरी है, दूसरे एंड पे इसके पास कहूटा, गुजर खान। सो वी डू नॉट ओनली शेयर इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज बट ऑल्सो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। हमारे AJK के साथ भी बाउंड्री लग रही है, हमारी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के साथ भी बाउंड्री लग रही है, हमारी खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी बाउंड्री लग रही है। हमने उसमें किया ये कि लोगों को की कन्वीनियंस के लिए हमने मरी में भी एक ऑफिस बना दिया, हमने इसी तरह के एक ऑफिस जो है वो गुजर खान के अंदर भी बना दिया, हमने इसी तरह के एक ऑफिस टेक्सला में बना दिया, पिंडी शहर के अंदर हमने 2 इसके अलावा ऑफिसेज बना दिए। नाउ वी आर आल्सो प्लानिंग टू गो फॉर कहूटा, और इन द नेक्स्ट 1 मंथ इंशाल्लाह सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू परमिशन। ठीक, सही। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, बड़ा ज़बरदस्त एक इकदाम है और मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज भी करना। जब ऐसा माहौल होगा तो फिर लोग जाएंगे भी और जाके फिर अपना जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी कराएंगे, क्योंकि मसला ये होता है लोग भागते इस तमाम तर प्रोसेस से। ये बताइएगा, क्योंकि अब देखें आगे ईद उल अज़हा भी आने वाली है और हमने देखा है कि रावलपिंडी में समहाउ जो पीक आवर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश पाया जाता है, ट्रैफिक जो है वो काफ़ी देर तक जैम रहती है। इस हवाले से हम आपसे बिल्कुल सवाल करेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे बाबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो हमें करंटली सिचुएशन से बताते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। जी बाबर, इस वक्त बताइए कि क्या सिचुएशन है? देखिए, रावलपिंडी पुलिस का ये एक ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा अहसन इकदाम है कि 1 विंडो ऑपरेशन में लाइसेंस तो बना रहे हैं, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ? रावलपिंडी जो है अंदरूनी शहर जाएँ, कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए जाएँ, टेक्सला, गुजर खान, वॉकेंट और महरी, ट्रैफिक बिल्कुल जैम रहता है वहाँ पे, पैक जैम है। आप सुबह 8 बजे से लेके शाम रात गए घर तक जाने तक घंटों गाड़ियों में फंसे रहते हैं। ऐसे ही सूरत हाल है जैसे कराची में है। पर ट्रैफिक पुलिस से पूछें तो वो बता रहे हैं कि जी रात का मामला है, तजावजात नहीं हटाई जाती। तजावजात वाले पूछें तो कि जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है रावलपिंडी का कि रावलपिंडी शहर में आबादी के लिहाज से रावलपिंडी शहर सिर्फ शहर तक महदूद नहीं है, और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है,
केपी से लगता है, जेलम से, अटक से, चकवाल से, चारों बाउंड्रीज इसकी चारों डिवीजन में। रावलपिंडी में जब तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आता मुतबादिल, यानी जिस तरह के नाला लई एक्सप्रेस वे का बता रहे हैं वो अभी तक डिले ही होता जा रहा है, डिले होता। अगर वो बनता है, रेंज रोड का बताया कि रेंज रोड बनेगा जी, लेकिन रेंज रोड का अंदरूनी शहर पे ट्रैफिक के फ्लो को कम करने में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो नाला लई एक्सप्रेस वे। ट्रैफिक वार्डन्स जो है ट्रैफिक मुख्तलिफ शराहों पे खड़े हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजर बरादरी जो है वो बिल्कुल पुलिस और इंतज़ामिया से तावन नहीं करती। अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं बिल्कुल जहां पे नो पार्किंग एरियाज है वहां गाड़ियां पार्क करने के, मोटरसाइकिल पार्क करेंगे, ट्रैफिक बंद होगी। और अगर इनको मना किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो हड़तालों पे उतर आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की बाबर, और ये मसला रावलपिंडी शहर के साथ बहुत अरसे से है, क्योंकि रावलपिंडी एक ऐसा शहर है जहां पे पैरेलल रूट्स बहुत कम है। SSPL अकबर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मुझे प्लीज़ इस हवाले से आप बता सकें कि क्या प्लान है, क्योंकि आगे ईद के दिन आने वाले हैं, रश मजीद बढ़ेगा सड़कों पे, कैसे मैनेज किया जाएगा रावलपिंडी के ट्रैफिक को? सर, जो बाबर ने बात की है, वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद दैट, और इस प्रॉब्लम को हम रियलाइज भी कर रहे हैं। द बेसिक इशू विच आई थिंक वी ऑल एक्नॉलेज इज दैट हमारे पास नंबर ऑफ रोड्स लिमिटेड है, बल्कि जबकि नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस। रावलपिंडी बीइंग एन ओल्ड सिटी, अनलाइक इस्लामाबाद, इट इज़ एन अनप्लान्ड सिटी, और जिस तरह उसकी एक्सपेंशन हो रही है, ये इश्यूज़ हम ऑन अ डेली बेसिस फेस कर रहे हैं। मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद जब छोटी ईद के लिए तमाम पाबंदियाँ हटी और लोग बाहर शॉपिंग के लिए आए, तो ट्रैफिक स्टाफ वाज ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड। बल्कि हमने जब खुद जाके देखा, मैंने कुछ उसकी वीडियोस भी शेयर की और बाबर भाई ने भी उसको फर्स्ट हैंड खुद देखा था, तो ट्रैफिक वाले कहते थे कि सर गाड़ियां कम है और बंदे ज़्यादा हो गए, हम गाड़ियां तो मैनेज कर लेंगे, लोगों को किस तरह मैनेज करेंगे? इसी राजा बाजार के बड़ा अंदर, मुश्किल है, हम समझ सकते हैं पुलिस के लिए भी। और लेकिन बहरहाल जो बाबर मलिक ने, जो हमारे रिपोर्टर ने जो मामलात उठाए हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, ट्रैफिक डेंसिटी के हवाले से, और अभी तक कोई वाज़े प्लान नहीं है, जो हमें आपकी बात से भी समझ आ रहा है कि किस तरह से ईद के दिनों में ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर मलिक साहब, और हमारे साथ मौजूद थे SSP अली अकबर, जो कि हमें बता रहे थे रावलपिंडी के ट्रैफिक के हवाले से। इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बनता जा रहा है, क्योंकि अब देखिए ना, जैसे जैसे अब आगे ईद आने वाली, ईद के दिन आने वाली है, तो फिर हम देखते हैं कि इंक्रोचमेंट मजीद बढ़ जाती है, लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, और फिर वही होता है कि ट्रैफिक जो है वो जाम रहने लग जाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना। रावलपिंडी एक ऐसा शहर है जिसके पास 2 कमर्शियल एवेन्यूज हैं, जिसके अंदर 80% ऑफ रावलपिंडीज पॉपुलेशन गोज देयर। एक है मरी रोड और दूसरा निस्बतन कम लेकिन IGP रोड, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का जो इन्फ्लो होता है वो मरी रोड और सदर पे होता है, जहां हजारों की तादाद में गाड़ियां होती हैं, लेकिन पार्किंग चंद 100 गाड़ियों से ज्यादा की नहीं है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज, और पार्किंग प्लाजास बनाने की और कैपेसिटी बिल्डिंग की अब बड़ी शदीद जरूरत है। बिल्कुल जी, अभी आपको एक आम तरीन खबर से आगाह करते चलें साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज करते हुए हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है, और अदालत ने कहा है कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दाम न करने की हिदायत करते हुए कहा है कि सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट से शुगर मिल कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से रोक दिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में वो कामयाब हुआ है, और उस टारगेट को, जो कि क्लाइमेट एक्शन का टारगेट जो डेडलाइन दी गई थी, उससे 1-2 साल नहीं 10 साल पहले अचीव कर लिया। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से 200 ममालिक की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया है, और रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन जो थी वो मुख्तस की गई थी। अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारफ़ कराए गए थे, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से फौरी
اور خاطر خواہ اقدامات کیے گئے. پاکستان نے اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے ملک کے جنگلات کے رقبے میں بھی اضافہ کیا ہے. بلین ٹری سونامی منصوبوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بھی اس تمام تر کیمپین میں ساتھ دیا. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر ماحولیات ملک اسلم صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد اس حوالے سے پیش کریں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ جو کہ 10 سال بعد اچیو کرنا تھا وہ 10 سال پہلے آپ نے اچیو کر دیا. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ آپ نے آج پروگرام پہ مدعو کیا ہے, اور یہ واقعی ساری قوم کو اس کی مبارکباد ہو کہ پاکستان نے پہلی بار اپنا کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ, انٹرنیشنل ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کیا ہے. اس کا ممکن یہ اس طریقے سے ہوا جی کہ اس کے 2 بیسک ایریاز تھے جہاں پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, ایک فارسٹری اور دوسرا انرجی, کیونکہ دونوں یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں جو کہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر دنیا کے. اور اس میں فارسٹری کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے پچھلے 3-4 سال میں سے سٹارٹ کیا جب کے پی سے, تو پہلی بار یہ ہوا کہ جو ہمارا فارسٹری ہمیشہ کم ہوتی گئی ہے پاکستان میں. پہلی بار ہوا کہ ایک پروونس نے یہ چیلنج اپنے اوپر لیا اور کہا کہ جی ہم فارسٹری کے ایریا کو بھی اور فارسٹری کی جو ڈیفارسٹیشن ہے اس کو روکیں گے اور فارسٹری کو بڑھائیں گے. اور ہم نے اس وقت 2% کا ٹارگٹ لیا تھا, لیکن اللہ کے فضل سے جب ہم نے 4 سال کے بعد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تو یہ 20% سے 26% پہ فارسٹ ایریا چلا گیا تھا کے پی کا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں, FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے, WWF ہے, IUCN ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہے, ان تمام اداروں نے تصدیق کی اس چیز کی اور اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد ہم جب گورنمنٹ میں آئے ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ویژن دیا جو کہ پورے پاکستان کا تھا, اور اس میں انہوں نے 10 بلین ٹری سونامی کی بات کی. اور 10 بلین ٹری سونامی کے تحت ہم نے پھر تمام پروونسز کو بٹھایا, ان سب سے 7 ڈفرنٹ پلانز بنائے اور اب اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈائریکشن ہم نے شفٹ کر دی فارسٹری کی پاکستان کے اندر. اسی طرح اگر آپ انرجی سائڈ پہ دیکھیں تو انرجی سائڈ میں حالانکہ پاکستان از ناٹ اے بگ ایمیٹر, ہم 135th ہیں دنیا میں جو ایمٹ کرتے ہیں, لیکن ہم متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے وہ پالیسیاں اپنائی جن سے کہ ایمیشنز کم ہوتی ہیں. ہم نے الیکٹرک وہیکل پالیسی اپنی اپروو کروائی جس سے تقریباً تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 40% ہماری ایمیشنز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے, اور اس پالیسی کی وجہ سے وہ اگر عمل درآمد پوری طرح ہو تو 65% ایمیشنز کم ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ ہم نے یورو 2 سے یورو 5 کے اوپر جو فیول کوالٹی تھی اس کو چینج کیا. اس سے بھی ایمیشنز 10 گنا کم ہوتی ہیں. سلفر ڈائی آکسائڈ کی, کاربن مونوکسائڈ کی, دونوں کا تعلق کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ونڈ کے تقریباً 1200 میگا واٹ کے پروجیکٹ جو کہ بند پڑے ہوئے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا, ان کی فائنینسنگ اپروو کی اور ان کو آن لائن کیا. وہ انشاءاللہ بہت جلد گریڈ میں آ جائیں گے. دیٹس انکریڈبل. جی ہائیڈل پاور نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا اس سال. جی ہائیڈل پاور میں بتا رہا تھا کہ ہم نے سی پیک میں ایک تنقید ہوتی تھی کہ سی پیک میں آپ کول پروجیکٹس لگا رہے ہیں. وہ لگ اس لیے رہے تھے کہ جب آپ خود کول چائنا سے کہیں گے کہ ہم نے کول لگانا ہے تو چائنا آپ کو کول دے دے گا, لیکن ہم نے وہ پالیسی, اور وہ بھی امپورٹڈ کول, یہ نہیں کہ پاکستان کا کول استعمال ہو رہا تھا, باہر سے کول منگا رہے ہیں اور اس کو آپ ایگریکلچر اپنا جو باسکٹ ہے ساہیوال جیسے ایریا میں جا کے لگا رہے ہیں. یہ بڑی کرمنل ایک پالیسی تھی, اس کو ہم نے ریورس کیا. ہم نے 2 ایسے پروجیکٹس جو کہ لگ رہے تھے مظفر گڑھ کا, رحیم یار خان کا, تقریباً وہ 2600 اینڈ سم تھنگ میگا واٹس کے بنتے تھے, ان کو ہم نے شیلف کیا اور اس کی جگہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 3700 میگا واٹس کے ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں ان کی انوگریشن کی ہے سی پیک کے اندر ہی. تو ہم نے ایک سی پیک کو بھی گرین کرنا شروع کیا, اور یہ تمام ایک پالیسی کا حصہ ہے جس میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم 2025 تک اپنی جو انرجی سپلائی ہے اس کو 60% ہم کلین انرجی کر دیں. یہ مجھے بتائیے گا جو ابھی آزاد کشمیر میں جو سر ہائیڈل پاور پروجیکٹ شروع ہوا, یہ تو کافی عرصے سے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی چل رہی تھی, پھر اس کے بعد PC1 PC2 تیار ہو چکے تھے, تو یہ کام تو تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے ہو چکا تھا. دیکھیں جی یہ PC1 تو ہر چیز کی بنی ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے اس کو چلانے کی. بھاشا ڈیم کی PC1 تو پچھلے 20 سال کی بنی ہوئی ہے, لیکن کوئی اس کو شروع نہیں کرتا تھا. اس کے بہت سارے عوامل تھے, اور اس میں اس گورنمنٹ نے آ کے اس کے لیے بلکہ پیسے رکھائے. اس کے جو ایشوز تھے ان کو ان پروجیکٹس کو ایسے ایشوز میں پھنسایا گیا تھا. مثلا بھاشا ڈیم بھی ایک ہائیڈرو کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے, اور اس میں لوگوں کو پیمنٹس دینی تھی جو متاثر ہوئے ہیں اس ڈیم سے متاثر ہوں گے, اور وہ پیمنٹس کی وجہ سے پچھلے یہ 10 سال سے جو ہے پروجیکٹ تعطل کا شکار تھا. اس حکومت نے آ کے پرائرٹی کی کہ انہوں نے باقی جگہ سے پیسے ہٹائے, اس پروجیکٹ کو پرائرٹی میں رکھا,
اور اس کے مسائل کو حل کیا. آزاد پتن کو جناب پرائرٹی پہ حل کیا گیا. لیکن سر اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے سر ایئر کوالٹی کی بات کی, آپ نے کاربن ایمیشنز کی, آپ نے سلفر ایمیشنز کی بات کی, بالکل درست ہے. آپ نے بلین ٹری اور 10 بلین ٹری سونامی کی بات کی, بالکل درست ہے. لیکن زرتاج گل وزیر صاحب جو کہ کلائمیٹک چینج کی منسٹر ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں تب بہتر ہوئی ہیں جب سے کووڈ آیا ہے. تو کیا کوئی ایسا تاثر تو نہیں جا رہا دنیا میں کہ جی کووڈ کی وجہ سے یہ ہم نے اپنے جو اپنے جو مائل سٹونز ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں, لیکن جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے اور دوبارہ سے انڈسٹری کا سائیکل شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی؟ کہ ایسا ہونے تو نہیں جا رہا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب کووڈ کی وجہ سے یہ ضرور ہوا کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن ہوا, ٹرانسپورٹ گھروں میں بند ہو گئی اور آپ کی ٹرانسپورٹ کی 40% ایمیشنز ہوتی ہیں, تو ایمیشنز میں ایک مومنٹری بہتری ضرور آئی ہے. لیکن یہ دس کین ناٹ بی اے پالیسی ڈاکٹرین کہ جی کووڈ آ گیا تو ہم نے بہتری لے آئے. یہ پالیسیز ہیں جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں جن کے تحت پاکستان کی ایک ڈائریکشن ہم نے ڈفرینٹ کی ہے. ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس پورے پاکستان کے انرجی سائٹ کی اور اس کا جو ہمارا فارسٹری سائٹ ہے اس میں ہم نے ڈائریکشنل شفٹ کی ہے. اس میں پالیسیز ہیں, اس کے اندر پلانز ہیں اور اس کے اندر پروجیکٹس ہیں جو کہ پالیسی اور پلانز ہیں. بہت شکریہ جی. ملک اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ دیکھنا شفاعت کہ اب جب زندگی تمام تر بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی تب یہ جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس آلودگی کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ واپس تو نہیں آتی تھی, اس سے آپ نے سوال ریز کیا تھا, تو یہ پھر دیکھنا باقی ہوگا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جی جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, جس کی وجہ سے جو کراچی کی عوام ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے. جی جناب, اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک نے مسئلہ حل نہ کیا تو قانون حرکت میں آئے گا. اس والے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کیبل آپریٹرز نے کل کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا اور کراچی میں 2 گھنٹے کے لیے نشریات بند کی گئی. شام 7 بجے سے 9 بجے تک احتجاجن کیبل اور انٹرنیٹ سروس بند رہی. اور ساتھ میں چیئرمین کیبل آپریٹرز خالد آرائی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ کے الیکٹرک نے ہمارے تار کاٹنا اگر بند نہ کیے تو بات جو بھی گھنٹوں تک تھی, یعنی کہ کل جو 2 گھنٹے آپ کے گھر میں کیبل بھی نہیں آ رہے ہوگے اور آپ کے گھر میں انٹرنیٹ سروسز بھی نہیں آ رہی تھی, تو یہ بات گھنٹوں سے نکل کے دن اور پھر یہ پورے کراچی سے نکل کے پورے ملک تک جائے گی. اور ایئر وینیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے دفاتر کا آپس میں رابطہ ہماری وجہ سے ہے اور آگے جا کر کے الیکٹرک کو سروس بند کر دیں گے. ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب کچھ ذرا آپ کو خبر دیتے چلیں کرکٹ کے میدان سے. ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے کئی ماہ بعد شروع ہونے والی اس پہلی کرکٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے آخری دن ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے صرف اور صرف 200 رنز کا ہدف ملا تھا. بڑا شیکی سٹارٹ تھا جی ویسٹ انڈیز کا. آسٹریلین بالرز نے بڑی تباہ کن بالنگ کرائی شروع میں اور مطلب سرپرائزنگلی بڑا زبردست سوئنگ ہوا نیا بال آخری دن کے میچ میں, اور جس طرح جوفرا آرچر بالنگ کرا رہے تھے دیٹ واز انکریڈیبل. 27 رن پہ 3 کھلاڑی جو ہیں ویسٹ انڈیز کے وہ پویلین لوٹ چکے تھے. بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز وڈ بی ایبل ٹو میک اٹ, بٹ دین بلیک وڈ میڈ 95. انہوں نے 95 رنز بنائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویسٹ انڈیز کی نیا پار لگا دی. فیصل اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبردست ہمارے فارمر ٹیسٹ کرکٹر اینڈ کوچ ہیں, اور ان کے ساتھ ذرا بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ یسٹرڈیز میچ. کیسا لگتا ہے ویسٹ انڈیز نے کیسا پرفارم کیا؟ جی فیصل بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست کرکٹ ہوئی. سب سے پہلے تو جتنا بھی سپورٹس ہمارا کرکٹ تھی وہ ساری کورونا کی وجہ سے جب رک گئی تھی, تو اس کے بعد ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوبارہ اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو کس طریقے سے جو ہے وہ کرکٹ ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے بعد جو رولز کرکٹ کے اندر چینج ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پلیئرس بھی تھوڑا سا رستی نظر آئے. میچ بہت زبردست ہوا. آپ کو یہاں پر ہیٹس آف کریڈٹ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو دینا پڑے گا, بیکاز دونوں نے اینڈ تک فائٹ کی ہے. اور خاص طور سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کرکٹ کی وہ بات نہیں ہے پہلے, آئی تھنک اس میچ کے بعد بڑا کلیئرلی واضح ہو گیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا ایک اپنا چام ہے اور وہ لاسٹ بال تک جو ہے وہ میچ ضرور. فیصل بالکل زبردست فائٹ تھی, دونوں ٹیموں نے زبردست کیا, لیکن میرا کوشچن ہے کنڈیشنز کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے جو کنڈیشنز تھی, بال کا سوئنگ نئے بال کے ساتھ آخری دن پہ زبردست تھا,
स्पिनर्स बड़ा अच्छा जो है कंटेन कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन बड़े कॉन्फिडेंट थे। आपको क्या लगता है किसके फेवर में थी बात? आई थिंक यहाँ पर अगर आप ओवरऑल मैच एनालाइज करें तो इंग्लैंड जो है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फ्रॉम डे वन नजर आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो ये हुआ है कि ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश हो रही थी और उसके अंदर टॉस जीत के जो है वो बैटिंग करना जो है इंग्लैंड को वो उल्टा पड़ गया। आप ये देख लीजिए कि उनके अगेंस्ट सारी चीजें जाना शुरू हुई। ऑन दी अदर हैंड आपको वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को भी क्रेडिट देना, उन्होंने उसकी बहुत जबरदस्त बॉलिंग ऑन द स्पॉट की है। शैनन गेब्रियल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और उनकी एज ए सीनियर बॉलर होते हुए जो है उन्होंने अपनी टीम को कैरी किया। इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड जिन प्लेयर्स पे रिलाई कर रही थी उन्होंने उस तरीके का उनको ना स्टार्ट दिया और फिर जब बॉलिंग भी की उन्होंने तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की। फिर जिस तरीके से मैच चलता रहा विकेट का बिहेवियर भी बेहतर हुआ, क्योंकि सूरज जब इंग्लैंड में निकलता है तो पिच के ऊपर जो है जितनी भी डैम्पनेस होती है मुझे बताइएगा फैसल, लास्ट क्वेश्चन मैं मुझे बताइएगा, इन कंडीशंस में आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का करंट स्क्वाड है उसमें कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेस्ट सीरीज में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए पाकिस्तान टीम के तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑलरेडी 1-1.5 महीना 2 महीना पहले जा चुके हैं वहां पर, अक्लामेटाइज हो जाएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा क्लाइमेट और कंडीशंस का। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें जो हमारे लड़के गए हैं ज्यादातर लड़के वही हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, ऑलरेडी इंग्लैंड में खेले हुए भी है, परफॉर्मेंस भी दी हुई है। तो आई थिंक पाकिस्तान को अपर हैंड हर तरीके से है। फिर खाली स्टेडियम की भी बात होती है तो पाकिस्तान को वहां पर भी एडवांटेज है, क्योंकि ऑलरेडी हम यूएई के अंदर खाली स्टेडियम्स में परफॉर्मेंस देने की यूज हुए, तो पाकिस्तान को हर तरीके से एडवांटेज है, अपर हैंड है इंग्लैंड के ऊपर। एक चीज का डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि पाकिस्तान टीम बगैर खेले यानी कोई क्रिकेट ना खेले हुए और इंग्लैंड को फेस करेगी। इंग्लैंड ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के 3 टेस्ट मैचेस खेल के थोड़ा ऑलरेडी फॉर्म में है, एक्सपीरियंस जबकि ये देखना है कि पाकिस्तान की टीम और बहुत सारे प्लेयर्स भी नहीं गए हैं, वो किस तरह से प्ले करते हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फैसल इकबाल मौजूद थे। आम खबर शामिल करते चले। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस केस का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने 6 अगस्त को शहबाज शरीफ को फ़र्द जुर्मायत करने के लिए तलब कर लिया है। एक बार फिर बताते चले कि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को आइंदा समात पर हर सूरत पे पेश होने का हुक्म दिया है और एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। और अब यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरिया बादरी, अल्लाह हाफिज।